बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के सारे ग्राफ। एक ही साइड में वन शॉट वीडियो में आपको ग्राफ देने वाला हूं। आपको 101% इन ग्राफ पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, यानी 3 मार्क्स तो आपके श्योर हैं ही। मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना देखे एग्जाम में मत जाइए। इस वीडियो को एक बार देख तो लीजिए। सारे 12th के ग्राफ जितने भी बुक में हैं, सब ग्राफ एक साथ एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बीच में इसके मत करना, नहीं तो पछताओगे। आप सोचोगे कि यार अगर एक वीडियो देख लेता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं जरा उनको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें फर्स्ट ग्राफ की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल, जैसे कि आप जानते हैं एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल और कोएक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ये होती है, जबकि डिस्टेंस के साथ दोनों का सेम ही रिलेशन है, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो यहां पर हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और RQ के बीच ये एग्जिस्ट करती है कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर बेटा 0 होती है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये 0 हमको मिल रहा है। जैसे जैसे हम इस चार्ज स्फेरिकल बॉडी से बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एट द सरफेस यहां से स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल के लिए बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ये मिलने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ प्लॉट करता है वर्सेस डिस्टेंस के साथ, यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r² होता है, यानी कि B प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एक ही डिस्टेंस एक्सिस पर डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल का जो स्लोप है थोड़ा कम रहेगा क्योंकि r की पावर 1 है, और फील्ड का स्लोप थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि r की पावर 2 है। अगर यहाँ पर r की पावर 3 होती तो स्लोप और ज्यादा हो जाता उस केस में। ठीक है, तो ये ग्राफ आप याद रखना इसको। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें क्या है, आप ओम्स लॉ का ग्राफ ये देख लीजिए। ओम्स लॉ का ग्राफ आपके पास ये होगा। ठीक है, ओम्स लॉ में वोल्टेज एंड करंट वर्सेस वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ ये आएगा अगर कोई गुड कंडक्टर है तो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक डायोड है, सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं, उनके लिए वोल्टेज वर्सेस करंट या करंट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोर्ड में पूछा हुआ है। गैलियम आर्सेनिक का वेरिएशन पूछ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच, है ना। गैलियम आर्सेनिक वोल्टेज और करंट के लिए कैसे बिहेव करता है, तो यहां पर ये ग्राफ थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। फिर ये नॉन लीनियर और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस। देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस मोस्टली उनकी रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है। नेगेटिव रेजिस्टिविटी मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए उन्हें नेगेटिव रेजिस्टिविटी रीजन में शो किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल के लिए, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखिए रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे फॉर कॉपर मटेरियल। कॉपर के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में क्या वेरिएशन आने वाला। देखिए 0 से स्टार्ट मत करना बच्चे, कई बार ना ओरिजिन से 0 से स्टार्ट कर देते हैं इसको, यहां थोड़ा ऊपर रखना और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर हम बात करते हैं नाइक्रोम के केस में, तो नाइक्रोम में ये ग्राफ स्ट्रेट जाने वाला है। ठीक है, यानी कि जो कि एलॉय होता है उसके लिए उस एलॉय की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ आपके लिए ये मिलेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ कुछ ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर्स की, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं।
देखिए बेटा, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा ये भी पूछा हुआ है। तो फील्ड पैटर्न बेटा ये रहता है, पी पॉइंट पर फील्ड पैटर्न ये होगा। इसके लिए इंटेंसिटी ग्राफ क्या बनेगा, वो ये रहता है। यहां पर ये भी पूछ लेता है कि सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना। और वो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। अगर यहां पर कोर में एयर फील्ड है, कोई मटेरियल फील्ड है तो म्यू आर आ जाएगा, V इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन आई आएगा। तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा, उस सिचुएशन में ग्राफ बेटा फिर ऐसे जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, ये लाइन यानी नहीं आएगी, ये थोड़ा ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो सोलिनॉइड के केस में फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच ये ग्राफ रहेगा, और एक्सियल पॉइंट पर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को इस ग्राफ से इंडिकेट किया जाता है। फील्ड पैटर्न ये रहती है। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे कि आप जानते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेट के लिए कम अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि लाइटली अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते ही नहीं है एक तरीके से, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये रिपल्सिव नेचर शो करते हैं। इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ दिया गया है। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर ग्राफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये ग्राफ आपको मिलने वाला है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और ये ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देखें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं TCA क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करता है। यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे, यानी कि इस क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। इसके बियॉन्ड, अगर इसके बिलो टेम्परेचर पर बात करें तो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। इसके आगे नेक्स्ट ग्राफ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जैसा कि देख रहे हैं कि आर्मेचर कॉइल है, ये जब रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में हमें एक अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल मिल जाएगा। इसी के केस में अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ देखते हैं कि यानी कि ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। अगर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, ओनली रेजिस्टिव सर्किट अगर हमारे साथ अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो वोल्टेज करंट ग्राफ जो आएगा वो किस इस टाइप से मिलेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस हमारे पास 0 मिलने वाला है, यानी कि करंट और वोल्टेज सिग्नल के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। कुछ इस टाइप से हमारे पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर वेक्टर ग्राफ प्लॉट करें तो वेक्टर ग्राफ आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम इंडक्टेंस सर्किट के लिए बात करें, यानी कि ये इंडक्टिव सर्किट, प्योर ओनली इंडक्टिव सर्किट के लिए बात करें और अल्टरनेटिंग सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो करंट होगी, करंट वोल्टेज से लैग बिहाइंड होगी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे। यानी कि अगर वोल्टेज हमारे पास ये है तो करंट हमें यहाँ मिलेगी, यानी कि करंट लैग करेगी वोल्टेज के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट लैग कर रही है। वेक्टर ग्राफ ये भी हो सकता है और ये कंडीशन भी बन सकती है। अगर साइनसॉइडल वेक्टर ग्राफ देखें, साइनसॉइडल ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाला है, ओनली फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट आता है कैपेसिटिव सर्किट। अगर सर्किट के अंदर ओनली कैपेसिटर अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है, AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ मिलेगा, वोल्टेज BC जो मिलेगी यहाँ पर और ये IC जो मिलेगी, करंट के बीच में ग्राफ आएगा वो इस टाइप से, यानी करंट लीड करेगी वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के फेज पर, ठीक है ना, करंट वोल्टेज से। तो ग्राफ आपका ये भी हो सकता है और ये कंडीशन भी हो सकती है। साइन वेव ग्राफ की बात करें तो साइन वेव ग्राफ आपको ये मिलने वाला है। तो अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस AC सोर्स के साथ, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ अगर कनेक्टेड है सीरीज में, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं XL XC के इक्विवेलेंट जैसे ही हो जाएगा। XL की वैल्यू ओमेगा होती है 1/ωc, XC को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/√LC LC हो जाएगा, और ओमेगा की जो वैल्यू है 1/√LC आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इस कंडीशन में सर्किट का इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इस कंडीशन में हमारी जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है और आई के बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन मिलने वाली है बच्चों कुछ इस टाइप से।
अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में बच्चे स्विच करना भूल जाते हैं, और यहाँ पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट फिर यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आएगा, और ये वेरिएशन इस टाइप से हमारा मिलता रहेगा डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ में। ये ग्राफ हमको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। आते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है प्रिज्म के लिए। अगर मिनिमम डेविएशन एंगल में ग्राफ प्लॉट करें, ये हम जो एक डेरिवेशन देखते हैं इस टाइप से, जब लाइट रे इंसिडेंट की जाती है और लाइट रे ये डेविएट हो जाएगी, यहाँ से इंसिडेंट एंगल को फॉरवर्ड लेंगे और ये हमारी इमर्जेंट रे है, और ये हमारे पास डेविएशन एंगल मिलेगा डेल मिनिमम। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल, यानी कि हमारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका इंसिडेंट एंगल पहले छोटा था तो डेविएशन एंगल ज्यादा होगा, इंसिडेंट एंगल अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो डेविएशन एंगल कम होता चला जाएगा, और एक मिनिमम यानी कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर आपका डेविएशन एंगल मिनिमम मिलेगा। फिर आप इंसिडेंट एंगल की अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको डेविएशन एंगल फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ ग्राफ इस टाइप से पैराबोलिक नेचर में मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, ये भी काफी बार पूछा गया है, एग्जाम में आता है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी जो होती है हमारी पाथ डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन रखती है, इनकी सेम रहती है। ये ग्राफ हमारे सारे इक्वल रहते हैं। जबकि डिफ्रेक्शन का केस, अगर डिफ्रेक्शन के केस में देखें तो ये इंटेंसिटी जो होती है वेवलेंथ के साथ में चेंज होती चली जाती है, यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी, फिर इसके बाद इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें तो आता है ड्यूअल नेचर में। ये वाला ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के साथ में ग्राफ। जैसे कि आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, ठीक है, और Q को हम लिख सकते हैं NE अपॉन T, ठीक है। अगर हम देखें दूसरी कंडीशन होता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है NH न्यू होता है, NH न्यू होता है। यहाँ पर NH न्यू यानी कि अगर हमने जितने फोटोन डाले हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हमारी जो करंट है ये और ये n दोनों इक्वल हो जाएं तो नंबर ऑफ फोटोन जितने हम डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी करंट जो होगी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और ग्राफ हमें ओम्स लॉ की तरह कुछ स्ट्रेट लाइन में इस टाइप से मिल जाएगा, जैसे कि आप BI ग्राफ देखते हैं ओम्स लॉ में। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और फोटो करंट के बीच में अगर हम बात करें तो ये ग्राफ हमको कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे कि हम जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है। जितनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि दोनों को इक्विवेलेंट हम करके यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेशन के बेस पर हम कई सारे न्यूमेरिकल को हैंडल कर सकते हैं। कुछ इस ग्राफ में भी हम देखें तो ये है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ये इंटेंसिटी I1 पर देखते हैं तो इंटेंसिटी I1 पर हमें क्या मिलेगी, ये करंट मिलेगी। जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होगी उससे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और सैचुरेशन करंट की वैल्यू हमारी ज्यादा आएगी। फिर अगर इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हम जो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। जब उनकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए तो यहाँ पर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सबसे बड़ी बात है फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, जबकि उनकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इनकी नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ा रहे हैं। तो ये ग्राफ हमें इस टाइप से मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो इस वाली सिचुएशन में हमने फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं किया है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी नहीं, नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़ाए हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर पड़ रहे हैं, हमने सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ता चला जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ν3 और ये ν2 है, ये ν1 है। तो कम फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये मिलेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास ये ग्राफ आएगा। इसमें आपकी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है। इस ग्राफ में मेन पॉइंट है इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस ग्राफ में देखें कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा,
और ये मेटल ए और बी जो है इनके लिए वर्क फंक्शन, हर एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। और यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन अगर कैलकुलेट करना हो तो देखिए ये स्लाइड ग्राफ को पीछे करेंगे और ये जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू दी वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि यहां से हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंटरसेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके, और आप इस इंटरसेक्शन को फाई यानी कि वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, इस ग्राफ को किसी तरीके से स्किप मत करके जाना, इस पर न्यूमेरिकल वीक आपको अटेम्प्ट करके जाने हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको यही कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन क्या होता है, आप यहां से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको h न्यू अपॉन ई लिख दीजिए और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट ग्राफ को अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास आता है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल्स के बीच में कुछ ग्राफ इस टाइप से रहता है, ये भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, इसमें हमारे पास जो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेन सीरीज है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेन एंड फुंड सीरीज है, इस सीरीज से यानी कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अगर हम बात करें कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन किस टाइप से मिलता है, तो यानी कि अगर हम फर्स्ट स्टेट में आ रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट से तो लाइमन सीरीज मिलेगी, सेकंड स्टेट में आएंगे वाल्मर और फिर पास्चन, फिर ब्रैकेन और लास्ट में आपको फुंड सीरीज मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एनर्जी गैप भी याद रखना है, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एक दो ट्राई करके जाइए, ये ग्राफ और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ ये रहता है आपके लिए इस साल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, स्किप करते हैं आगे। देखिए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है एनर्जी बैंड ग्राफ, एनर्जी बैंड डायग्राम ग्राफ होते हैं। यानी कि हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड जो होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, ये हमारे पास जो है एनर्जी बैंड होता है, इसको हम ईजी कहते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्टर्स में तो ये ओवरलैपिंग होती है, यानी कि कोई भी एनर्जी बैंड गैप नहीं होता कंडक्टर्स के केस में, ईजी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप होगा, तो ये एनर्जी बैंड डायग्राफ है, इसको देख लेना। नेक्स्ट आता है बीआई ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग में बात करें ये मिलेगा, रिवर्स बाइसिंग में बात करें तो इस टाइप के ग्राफ मिलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये रेक्टिफिकेशन जब आते हैं, रेक्टिफायर जब आते हैं डायोड के एप्लीकेशंस में, तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड जो होती है हमारे पास दो ही है सिलेबस में, हाफ वेव और फुल वेव। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास ये जो हाफ सिग्नल है वो रेक्टिफाई हो जाता है और जो निगेटिव सिग्नल है ये ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव सिग्नल पर ही हमें आउटपुट मिलता है, इस पॉजिटिव सिग्नल पर ही आउटपुट मिलता है, निगेटिव सिग्नल पर हमें आउटपुट नहीं मिलता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर को देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों में ही आपको आउटपुट मिलने वाला है और ग्राफ आपको इस टाइप से मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन, ये हमारी पूरी कंप्लीट सीरीज थी, पूरे 12th क्लास के ग्राफ यहाँ मेंशन किए गए थे, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए।